कल गेस्ट आएंगे और बाथरूम बहुत गंदा पड़ा है, तुझे ये टॉयलेट साफ कर, तो यकीन मानना 2 घंटे पूरे अपने आप को बाथरूम में बंद करके रोया हूँ। ज्वेलरीज थी जो मेरी मदर ने अपनी गिरवी रखी है। वेल, टॉक शोज तो आप लोगों ने बहुत देखे हैं जहाँ पे आप लोग मिलते हैं कुछ फेमस पर्सनैलिटीज और फेमस एथलीट से, बट हम आपको मिलवाएंगे उन छुपे हुए टैलेंटेड एथलीट से जो रिकग्निशन के भूखे हैं, और जानेंगे उनकी लाइफ, उनकी स्टोरी और उनकी स्ट्रगल के बारे में। तो हमारे आज की गेस्ट है मिस्टर रोहित चौटाला। तो बहुत मजा आने वाला है, बने रहें। तो चलिए मिलते हैं उनसे। वेल, आज हमारे साथ यहाँ पे हैं चौटाला फिटनेस के ओनर मिस्टर रोहित चौटाला, जो आप सभी के बीच में हैं, आप सभी को अपनी लाइफ के कुछ जर्नी के बारे में बताने, उनके अपने स्ट्रगल के बारे में बताने। तो रोहित भाई, क्या हाल है? बढ़िया जी। और क्या चल रहा है? बस अभी तो जिम से घर, घर से जिम, बस अभी इतना ही चल रहा है। तो थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताएं अपनी जर्नी के बारे में, कैसे आपको फिटनेस का शौक लगा और कैसे आपकी ये जर्नी कंटिन्यू है। ये बात है 2005 की हो गई आई थिंक। उस टाइम कुछ मेरे साथी, मेरे दोस्त जिम जाया करते थे, तो मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि भाई यार ये लोग कहाँ जाते हैं, मैं भी जाके देखता हूँ उनके साथ। तो वो एक जिम में आते थे। उस दौरान हमारे घर के आसपास 1 या 2 जिम हुआ करते थे, तो मैंने वहाँ पे आके अपना जिम स्टार्ट करा और 2 साल मैंने नॉर्मली नेचुरल तरीके से जिम करी। ओके, तो आपको वहीं से शौक लग गया जिम का? हाँ, बस क्या बताऊँ, एक बार कंपटीशन था जिम में, तो मैंने भी सोचा कि यार चल ट्राई करना चाहिए। तो मैंने वहाँ के जो ओनर है उनसे बात की कि भैया मुझे कंपटीशन खेलना है। उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा खर्चा बता दिया, इतना ज़्यादा खर्चा बता दिया कि करना तो बहुत दूर, मैं सोच भी नहीं सकता था कंपटीशन के बारे में। ओके। फिर उसी जिम में उसी दौरान मेरी मुलाकात होती है एक मान सिंह भाई से। मोनू भाई कहते हैं उन्हें, मान सिंह नाम है उनका। ओके ओके। वही मेरे, सच कहूँ तो वही मेरे पहले गुरु और आखिरी गुरु वही थे। उनके अंडर मैंने फिर ट्रेनिंग करी। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने उनके अंडर ट्रेनिंग एक पार्क में, एक कंपटीशन की तैयारी, मिस्टर ओपन दिल्ली था, उसकी तैयारी मैंने पार्क में करी है। विदाउट इक्विपमेंट? जी, विदाउट इक्विपमेंट, बिल्कुल ही किसी भी मशीन को ना यूज करते हुए मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी, और मैंने फिर कंपटीशन भी जीता और मैं उसमें 3rd प्लेस मैंने मुझे मिली। ओके ओके। और वो मेरा थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, जहाँ से मेरी बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत हुई। क्या बात है। एंड उसके बाद आपने कब डिसाइड किया कि आपको इसी में अपना फ्यूचर कंटिन्यू करना है, इसी में आपको फ्यूचर बनाना है? बस एक कंपटीशन जीतते ही मुझे भूख लग गई कि अब मुझे कंटिन्यू कंपटीशन खेलने है। बट मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था, तो मैं ज़्यादा अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। तो फिर उसके बाद में मुझे जो मेरे ट्रेनर थे, जो पार्क में जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराई, तो उन्होंने ये कहा कि भाई अब मेरा जिम नहीं है, आगे की जर्नी तुझे कहीं और जिम में जाके ट्रेन होना पड़ेगा और वहाँ पे आपकी अगली तैयारी होगी। ओके ओके। तो उस दौरान मैं दूसरे जिम में मुझे उन्होंने ज्वाइन तो करा दिया, बट सप्लीमेंट मुझे वही ट्रेनर दे रहे थे जिन्होंने मुझे कॉम्पिटिशन दिया था, और जिनके अंडर में ट्रेनिंग कर रहा था वो सिर्फ वही ट्रेनिंग ही चल रही थी सिर्फ। तो एक बार की बात है, मैं नॉर्थ इंडिया की तैयारी कर रहा था, काफ़ी अच्छा रिप्ड था। तो उस दौरान जो गुरु थे, पहले गुरु जिन्होंने मुझे सप्लीमेंट दिया था, वो भी मेरे साथ ये बोल के नहीं जा पाए कि भाई तू किसी और के अंदर ट्रेनिंग कर रहा है, वो तुझे कंपटीशन खिलाने ले जाएंगे। और जो कंपटीशन की मुझे तैयारी कर रहे थे, उन्होंने ये बोला कि भाई तू सप्लीमेंट मुझसे ले नहीं रहा, तो तू उनके अंदर ट्रेनिंग तो ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। बस ऐसा लग रहा था कि 2 नावों में सवार हो गया, और ये मेरी गलती थी उस टाइम पे। फिर मुझे समझ में आया कि कभी भी ट्रेनिंग करो तो एक ही ट्रेनर के अंडर रहते हुए करो, कभी भी ऐसी गलतियां ना करें। मैं अपने व्यूज को भी बोलना चाहूंगा कि कभी भी ऐसा ना करें कि सप्लीमेंट कहीं से और ट्रेनिंग किसी और के अंडर कर रहे हो, तो इससे आपका नुकसान है। मतलब एक के साथ लॉयल रहना जरूरी है बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, लॉयल रहना जरूरी है। जो भी ट्रेनर है आपका, जिसके साथ आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके साथ लॉयल रहना जरूरी है। और फिर मैंने सिर्फ जिसके अंडर में ट्रेनिंग की थी, जो मेरे सेकंड कोच थे, ओके ओके, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ठीक नहीं है किसी का नाम लेना या फिर किसी का जिम का नाम लेना। तो उनके अंडर जब मैंने ट्रेनिंग करी, तो फिर मैंने मिस्टर यूपी का खिताब जीता, अपने नाम किया 2011 में। उसके बाद में फिर वही सिचुएशन सेम आई कि आगे बजट नहीं बना, बॉडी बिल्डिंग नहीं खेल पाया। और वो जो ट्रेनर थे मुझे फोर्स करते थे लगातार कि भाई सप्लीमेंट ले, तैयारी कर, आगे बढ़, कुछ कर। और मैं हर बार ये कहता था कि भैया अभी पैसे नहीं, अभी बजट नहीं है। तो उस एक दिन ऐसा हो गया, उन्होंने बहुत ज्यादा ही मुझे टॉर्चर करा और ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल दिया। ओके ओके। तो फिर वो मेरा लास्ट था वहां पे, 2012 की बात है। उस दिन से फिर मैंने
अपना मतलब ड्रॉप कर दिया आपने? ड्रॉप कर दिया। और उसके बाद फिर मैं तीसरे कोच के पास पहुंचा, तो वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि लाइफ वहां से बहुत ज्यादा वहीं से चेंज हुई थी। वो टर्निंग पॉइंट था आपका? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने आपके बारे में एक कहानी सुनी है कि आपको कुछ आपके पार्टनर से आपको धोखा दिया था और आप बाथरूम में बंद होके कुछ आप लोग रोए भी थे, तो वो क्या स्टोरी है, एक बार प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताएं। एक्चुअली वो पार्टनर कोई नहीं, वो मेरे जो आखिरी तीसरे जो गुरु थे मेरे, जो सिचुएशन के हिसाब से बनते चले गए, तो लास्ट गुरु कहूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर मेरा इन चीजों में से विश्वास उठ गया। मैं ये नहीं कह रहा सभी एक जैसे होते हैं, पर हाँ इस लाइन में से इस जो ये ट्रेनर्स वगैरह होते हैं उनमें से मेरा विश्वास पूरी तरह से उठ चुका था। वो ट्रेनर मेरे ऐसे थे कि उन्होंने कहा था कि भाई तू बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है। उनके पास मैंने बॉडी बिल्डिंग की भी थी। ओके। लास्ट कंपटीशन 2012 का मिस्टर गाजियाबाद का सेकंड प्लेस मैंने अपने नाम उनके पास ही ट्रेनिंग करते हुए की थी। ओके, ग्रेट। बट उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि ये भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, वहां पे भी सेम सिचुएशन आई, तो उन्होंने मुझे ऑफर करा कि भाई चल ठीक है, तेरा हम काम का जुगाड़ करते हैं, तू जगह ढूंढ और हम तेरा जिम खुलवाते हैं। ओके। अब ऐसा ऑफर किसी को मिलेगा तो कोई क्यों नहीं चाहेगा। एग्जैक्टली। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि स्कीम ये है कि भाई जो भी खर्चा निकलेगा किराया भाड़ा निकाल के 50 तेरा 50 मेरा। मैं बहुत खुश हुआ, और मैंने यकीन नहीं मानोगे भूखे प्यासे रह के वहां पे सारा काम कराया, वाइट वॉश जितना भी लाइट फिटिंग विटिंग का काम चला है वहां पे, पेंट वेंट का सब मैंने वहीं धूल मिट्टी में होते हुए वहां लेट कर भूखा प्यासा गुजारा करके वहीं पर ही उस काम को मतलब पूरा रेडी कराया उस जिम को। उसके बाद में फिर मुझे लास्ट डे ये बताया जाता है कि भाई तू अब कोई पार्टनर नहीं है, तू सिर्फ एज ए ट्रेनर जॉब करेगा। ओके ओके। और तेरी सैलरी कुल 7,000 रुपये होगी। और क्या कहते हैं, मतलब कि इस तरह का मतलब दिल टूट गया था मेरा पूरी तो तरह आपको ऐसा क्या फील हुआ कि आपने सोचा मैं छोड़ देता हूँ, चला नहीं जाता नहीं, हूँ? मैंने सोचा कि एक तो मेरे गुरु हैं, ओके। फिर उसके बाद में अगर मेरे बारे में उन्होंने 7,000 रुपये सैलरी रखी है और मुझे एज ए ट्रेनर रखा, तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। शायद मेरे बारे में इन फ्यूचर अच्छा हो कुछ। बट जब ये बात है, जब जिम ओपन होने वाला था ना एक दिन पहले, तो उस दिन क्या हुआ कि मुझसे ये बोला गया कि बेटा कल गेस्ट आएंगे और बाथरूम बहुत गंदा पड़ा है, तुझे ये टॉयलेट साफ करना है। तो यार कहीं ना कहीं मुझे ये फील हुआ कि यार मैं कहाँ पार्टनर बनकर आया था। फिर उसके बाद में मुझे आपने एक जिम ट्रेनर बना दिया, और फिर थोड़े ही पलों में तुमने मुझे स्वीपर की जॉब भी दे दी। तो कहीं ना कहीं बहुत बात हर्ट हो रही थी और मेरे को रोना आ रहा था। तो यकीन मानना 2 घंटे पूरे अपने आप को बाथरूम में बंद करके रोया हूँ, और फिर अपने आप को संभाल के फिर देन बाहर आया हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपनी जर्नी ऐसी स्टार्ट करी, मतलब कि जो उन्हें चाहिए था जॉब करी मैंने उनके पास, पर वहाँ जॉब कम सजा ज्यादा थी। सजा जैसे कि पानी की बोतल मुझे आधा किलोमीटर दूर से भर के लानी पड़ती थी, और फर्स्ट फ्लोर पे जिम था वहां चढ़ाना पड़ता था पानी। दूसरा उनके घर के काम होते थे, जिम का काम कम। तो वो पर्सनल काम करवाया करते थे पर्सनल, आपसे? बिल्कुल पर्सनल काम कराया जाते। मतलब उनको यह था कि अगर मैं 7,000 रुपये दे रहा हूँ तो पूरा वसूल किया जाए। और एक बार तो मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई, मुझे स्टोन थी। ओके। और एक किडनी मेरी सूज के बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी, तो डॉक्टर ने कहा था इसका सडनली ऑपरेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जब मेरा एक दिन के अंदर ही ऑपरेशन हो गया था, तो मुझे बोला गया डॉक्टर ने रेस्ट करना है। तो मेरे जिम ट्रेनर जो है वो, उनके पास में जॉब कर रहा था उनके जिम में, उनकी कॉल आती है कि क्या हुआ, तो ठीक नहीं हुआ अभी तक। मैंने कहा भैया मेरा ऑपरेशन हुआ है और मुझे रेस्ट बोला डॉक्टर ने। तो वो कहते हैं तू पागल है क्या, ऐसे कोई लेजर ऑपरेशन हुआ तेरा, कोई बहुत ज्यादा क्या कहते हैं तेरी कंडीशन थोड़ी ना खराब है, और लेजर ऑपरेशन में तो एक दिन में डिस्चार्ज हो जाते हैं और अगले दिन ठीक हो जाते हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसा करके फोर्स करके बुला लिया गया जिम में कि तो दोबारा आओ, ज्वाइन करो। हाँ, मैं गया भी जैसे तैसे गया, और मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी और मैं वहाँ चक्कर आने लगे मुझे। तो फिर मैं लास्ट वहाँ पे मना करके आ गया। वो भी एक मेरा टर्निंग पॉइंट ही था लाइफ। तो उसके बाद आपने उनसे अलग हो गए आप? बिल्कुल। मैं फिर कुछ दिन घर बैठा, फिर मैंने उससे अच्छी जॉब और सैलरी दिलशाद गार्डन में मिली मुझे। 12,000 रुपये की सैलरी थी उस टाइम। ठीक है। एज एन ट्रेनर? एज ए ट्रेनर, और बहुत ही मतलब लिमिटेड टाइम था, 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम, ना कोई बाउंडेशन ना कुछ, और ना ही कोई एक्स्ट्रा फालतू के काम। बस ट्रेनर है, ट्रेनर की जॉब है बस, अदरवाइज कुछ नहीं। तो आपने ट्रेनर की जॉब कब तक की है, कौन से ईयर तक की है? मेरी शुरुआत जो थी 2012 से, जब मैंने लास्ट कॉम्पिटिशन खेला था ना, उसके बाद से ही मैंने जिम ट्रेनर की जॉब शुरू कर दी थी।
और लास्ट 2012 तक, यानी कि लगभग 10 साल के अराउंड। अच्छा, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे आपको हम सभी को पता है, ये कोविड के टाइम पे सबके काम धंधे बंद हो गए थे, हमारे जिम सारे क्लोज थे। जी। तो उस टाइम पे आपका गुजारा कैसे हुआ था? आपका कोई साइड इनकम भी है या फिर आपका सिर्फ जिम से ही सब गुजारा चल रहा था? तो उस टाइम पे आपने कैसे किया सब कुछ? देखो, वैसे तो जब मैं जॉब करने लगा तो सेल्फ डिफेंड था, ओके। बट फिर हालात ऐसे हो गए थे। एक मैं आपको बता दूं, मैरिड भी हूँ मैं, मेरे Okay. 2 बच्चे भी हैं। तो हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा था उस दौरान, ना ही बच्चों के लिए मैं कुछ कर पाया। बट कहीं ना कहीं ये कमी खल रही थी कि भाई तू एक ट्रेनर है और आज घर पे बैठ गया है और अब तू अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। बट मेरे पापा मम्मी बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट किया, उन्हें समझाया कि भाई हम है, तू क्यों टेंशन ले रहा है, बिल्कुल। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं लगता था कि यार एकदम से काम करना और एकदम से घर पे बैठ जाना, समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी चला गया था, बहुत ज्यादा चीजें मैंने झेली भी है, देखी भी है। बट अब दुआ करता हूँ कि ऊपर वाले से ये टाइम दोबारा ना आए। अब सब कुछ सेट है? आप तो भगवान की कृपा से, हनुमान जी जो हमारे जिम ट्रेनर के भगवान होते हैं, उनकी कृपा से सब कुछ ठीक है। चलो बढ़िया है। अच्छा, आपके एक लाइफ में का पॉइंट था जहाँ पे हमें सुनने में आया था आपने FFW करके एक रेसलिंग की ज्वाइन की थी। जी। तो वो आपने कैसे ज्वाइन करी, क्या सीन था? ये था कि एक मेरा स्टूडेंट है मानव। चलो आप यहाँ रुके, अब हम उनसे ही बुलाते हैं जिनकी वजह से इनकी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट आया। तो हम इनके स्टूडेंट मिस्टर मानव को यहाँ पे बुलवाना चाहेंगे। तो वेल गाइस, अब हमारे साथ यहाँ पे है मानव, जो रोहित भाई के स्टूडेंट हैं, और FFW के रेसलर मानव उर्फ मैडी एंड रोहित चौटाला आप सभी के बीच में यहाँ पे मौजूद हैं, जो रेसलर्स हैं। तो और मानव भाई, क्या हाल है आपके? बढ़िया भाई, आप बताओ। अब आपको मानव बुलाऊं या मैडी बुलाऊं? भाई मानव मैं जिम के लिए हूँ और मैडी मैं अपनी रेसलिंग प्रोफेशन तो अभी आपको मैं मानव बुलाऊं, राइट? हाँ मानव बुलाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो मानव भाई, मुझे ये बताओ, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आप कैसे इस लाइन में आए? आपको कैसे शौक चढ़ा इसका? भाई मेरे रेसलिंग तो ब्लड में ही है। ओके मेरे फादर रेसलर रह चुके ओके हैं। ओके ओके, तो ऐसा नहीं है, मैं टीवी पे देखता था WWE। ठीक है। तो मेरे फादर मेरे को ज्यादा फोर्स करते थे कि ये देख बैठ के, तो वो वहीं से वो चीज मतलब आपके फादर साहब भी चाहते थे कि हाँ, आप रेसलर बने? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। तो रोहित भाई से आप कैसे कनेक्ट हुए और रोहित भाई से आप के साथ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? रोहित भाई से मैं एक आज से 5 साल पहले जिम में मिला था। उसमें रोहित भाई कोच थे जिम में। ठीक है। जब रोहित भाई की अपनी जिम नहीं थी वो, तो उस टाइम मिला था, तो मैं ट्रेनिंग करता था रोहित भाई के अंडर। तो वही करते गए 1-2 महीने ट्रेनिंग। उसके बाद रोहित भाई ने मेरे बारे में पूछा, भाई क्या करते हो? रोहित भाई ने ऐसा है कि सोशल मीडिया पे मेरी कई काफी फाइट वाइट देखी थी, तो उसके बाद फिर रोहित भाई बताएंगे। जब मानव मेरे पास फर्स्ट टाइम आया ट्रेनिंग करने के लिए, तो उस टाइम इसने बोला कि गुरुजी मैं एक रेसलर हूँ और मुझे रेसलर के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाए। बिल्कुल। तो मैं एक बार को चौंक गया, मैंने कहा कौन से वाले रेसलर? रेसलर 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है रेसलर जो देसी रेसलर बोलते हैं इसको, पहलवान टाइप के, और एक होते हैं प्रो रेसलर जो फ्री स्टाइल फाइट लड़ते हैं, अंडरटेकर। तो मैंने पहले अपनी कंफ्यूजन दूर करी कि इस टाइप वाले रेसलर है। तो इन्होंने बताया मैं वही रेसलर हूँ जो आप समझ रहे हो, WWE टाइप। ओके। तो मैं थोड़ा चौंका, फिर मैंने थोड़ी नॉलेज तो है ही, काफी टाइम हो गया ट्रेनिंग करते, मैंने रेसलिंग की हिसाब से ही ट्रेनिंग दी भाई को। बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में सवाल घूम रहा था कि यार इंडिया में भी WWE हो सकती है या इस तरह की फाइट हो सकती है, क्योंकि हमने जो चीज टीवी पे देखी है और वो चीज कोई हमारे मतलब जानने वाला कर रहा है, तो मुझे थोड़ा ये लगा कि यार एक उम्मीद जागी कि यार अगर रेसलिंग है इंडिया में तो डेफिनेटली फिर तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर मेरे मानव से सवाल यही था कि मानव क्या मैं भी कर सकता हूँ? तो उसके बाद फिर मानव बताएंगे आगे की बात। भाई बिल्कुल, भाई का सवाल यही था कि मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने बोला भाई आप क्या, कोई भी कर सकता है अगर वो जुनून है। और सबसे पहली बात डर, जो भाई के अंदर जो पहले शुरू में था, लेकिन जब भाई को मैं पहले ट्राई आउट में लेके गया, FFW का ट्राई आउट हुआ था रिजॉर्ट में, सेक्टर 37 में, रोहिणी में। ओके ओके। तो भाई को जब मैंने भाई का जज्बा देखा, वेट भाई का ठीक ठाक था जैसा अभी है, तो उस टाइम सबने जितने भी हमारे सीनियर रेसलर थे, मेरे खुद के कोच ने ये कहा था यार किसको लेके आया, ये तो मेरे को नहीं लगता 1-2 राउंड टिकेगा। ओके। पर भाई का रीजन क्या था उसका? भाई रीजन ये था कि भाई का ओवरवेट, ठीक है।
अब जो देखने वाला है वो सोचता है कि भाई ओवरवेट है, पेट बड़ा है, कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये मेंटलिटी अपनी इंडियन मेंटलिटी बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। फॉरेन में आप देख लो कितने हैवी हैवी रेसलर हैं। एग्जैक्टली, सबका मार्क ये हेनरी, पॉइंट होता है बिग कि 22 इंच का डोला होना बिल्कुल, चाहिए या बिल्कुल। फिट होना चाहिए, तभी वो ट्रेनर बिल्कुल बन बिल्कुल। पाएगा। तो 10 राउंड्स के वो था ट्राई आउट, तो भाई ने वो पूरे 10 राउंड क्लियर करे। फाइनल राउंड था रिंग का। ओके, रिंग में होता है बम्प मारना होता है, कर्ल करनी होती है, रोल करने होते हैं। तो भाई ने बहुत ही मतलब डर बिल्कुल नहीं था भाई के अंदर, वो भाई ने वो चीज क्लियर करी। और मुझे तो पता ही था भाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मैंने 5वें राउंड तक ही देख लिया था भाई का स्टेमिना। ओके ओके। भाई पुराने खिलाड़ी है। और बाकी आप बाकी देख सुन रहे हैं, बाकी एक रेसलिंग का एक अलग से पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड करेंगे जिसमें आपको उसकी बारीकी के बारे में बताएंगे। अभी आप थोड़ा थोड़ा जाने रोहित भाई की जर्नी के बारे में। उसके बाद जब 10वें राउंड में भाई ने रिंग का क्लियर करा, तो भाई ने दिखा दिया भाई वेट वेट कुछ नहीं होता, जज्बा होना चाहिए और डर नहीं होना चाहिए। प्रो रेसलिंग में जो होता है डर, क्योंकि काफी बॉडी बिल्डर आए हैं बड़े बड़े, मतलब जिगरा होना चाहिए। हाँ, वो गर्दन तोड़वा के गए हैं पहले पहले दिन, ट्रेनिंग नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। भाई ने वो करके दिखाया। उसके बाद से फिर भाई बहुत ही कम टाइम में, मैं बताऊं तो 6 महीने के अंदर भाई ने प्रॉपर एक प्रो रेसलिंग, जो प्रॉपर प्रो रेसलर बनता है वो बन गए, जो कि आज तक कभी नहीं हो पाया किसी के साथ भी। मेरे साथ नहीं, मैं मेरे को खुद 2 साल लगे थे। ओके ओके। भाई ने इतनी जल्दी कवर करी वो चीजें कि भाई जो टॉप 10 रेसलर थे हमारी कंपनी के, वो टॉप 10 रेसलर में आते थे। क्या बात है। हाँ, तो वो चीज भाई ने बहुत मेहनत करी है। मेरे हिसाब से तो भाई हर स्पोर्ट्स के लिए परफेक्ट है। बिल्कुल। प्रो रेसलिंग या जिम के कोच भी भाई एकदम डेफिनेटली कहने की बात है ये कि बहुत परफेक्ट है। तो मैं बस आप दोनों से एक चीज जानना चाहूंगा, ये जो रेसलर है इसमें इनकम हो जाती है अच्छी खासी कि घर चल पाए? बिल्कुल होती है इनकम, इनकम होती है। इनकम होती है एक सीनियर लेवल पे जाके, ओके। क्योंकि बहुत सारे रेसलर हैं इसमें, कई रेसलर हैं। पहले तो प्रो रेसलिंग ऐसी चीज है कि इसमें पहले फेम कमाना पड़ता है। Exactly. आपको वो कैरेक्टर जो दिया जाता है उस कैरेक्टर पे काम करना होता है, उस कैरेक्टर पे आपको निखर के आना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भाई ने किया। भाई का था मिस्टर चौटाला कैरेक्टर था, बर्गर बॉय भाई का। हाँ, मैंने देखी है कुछ वीडियो। हाँ, बखूबी भाई ने वो निभाया बढ़िया तरीके से। और भाई का कुछ सिचुएशन, फैमिली प्रॉब्लम्स थी, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो भाई नहीं कर पाए, क्योंकि एक रेसलर की डाइट का खर्चा, एग्जैक्टली, सारा खर्चा मिला के 50-60 हजार खर्चा होता है मंथली। हाँ, तो वो भाई नहीं कर पाए। तो अभी बीच में थोड़ा गैप हो गया रेसलिंग का, लेकिन भाई ने अब दोबारा बोला है मतलब फिट अभी होके गैप लिया, अभी कंटिन्यू दोबारा हाँ, करेंगे। पूरी तरीके से छोड़ी नहीं है भाई ने, क्योंकि भाई ने जितना जल्दी उसमें बनाया था अपना करियर, वो हमें पता है कि क्या है भाई। ओके ग्रेट। तो अब रोहित भाई चलो अब हम बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। अब मैं जानना चाहूंगा आपकी जो जिम की जर्नी थी, अब आपने नया जिम ओपन किया है, इसकी जर्नी के बाद थोड़ा आप बताएं। देखो, मुश्किल तो मुझे यहाँ पर भी आई है, क्योंकि जब से मैंने रेसलिंग छोड़ी तो मैं पिछले 2 साल से ओके। अपना जिम ओपन करने की सोच रहा था, क्योंकि जैसा भाई ने बताया कि रेसलिंग में फेम है, स्टार्टिंग में फेम है, ऐसा है, पर एक लेवल पे जाके। अब मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि एक मैं मैरिड हूँ, 2 बच्चे हैं, तो स्ट्रगल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि खर्चे भी हैं, बच्चों को पढ़ाना भी है। बिल्कुल बिल्कुल। रेसलिंग पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। और जैसा कि भाई ने बोला कि रेसलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर मैं सेट होता हूँ, मेरा करियर आगे अच्छे से चलता है, ऐसे भगवान की वजह अच्छा चल रहा है, अगर मैं उस लेवल पे आता हूँ कि मैं दोबारा रेसलिंग ज्वाइन कर पाऊँ, तो मैं डेफिनेटली करूँगा। फिर उसके बाद में मैंने रेसलिंग छोड़ी थी, उसका रीजन यही था। और अब उसके बाद से कंटिन्यू 2 साल मैंने बहुत स्ट्रगल करा है, बहुत कोशिश करी है। फैमिली वालों ने भी बहुत ज्यादा हाथ पैर मारे, तब जाके जिम ओपन हुआ है। उसमें ये हुआ है कि एक प्लॉट था हमारा, ओके। एज ए किराएदार छोड़ रखे थे वहां पे, मतलब कि रहते नहीं थे वहां पे, रहने वाला हमारा अपना वो है जहाँ हम रहते हैं, वो बना के बस खाली किराएदारों के मतलब का रख रखा था। वो मेरे फादर ने सेल आउट किया जी। ये जिम ओपन करने के लिए? बिल्कुल। कुछ ज्वेलरीज थी जो मेरी मदर ने अपनी गिरवी रखी है, मतलब घर वालों ने पूरा सेक्रीफाइस किया है और आपको बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। सपोर्ट किया है। बस अभी जिम ओपन हुए 7 महीने हुए हैं, और मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी मदर की ज्वेलरीज तो वापस लौटा दी है, और क्या अब बात मेरी तैयारी है कि उन्हें और ज्यादा से ज्यादा नई से नई ज्वेलरीज बना के दूं। हम सबकी दुआ है रोहित भाई। आपने अगर 50 गज का प्लॉट अगर आपने सेल आउट किया है, तो आप 100 गज का, 1000 गज का प्लॉट उनको गिफ्ट करें ऐसे। बस फादर का भी सपना था कि कुछ एफडीज भी थी हमारी जो तोड़ी थी फादर ने, ओके, कि एक बड़ा घर लेंगे 100, 150, 200 गज का। अब लाइफ कैसी चल रही है जिम ओपन होने के बाद?
अब तो सच बताऊं तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि जो सपना जो मैंने देखा था वो पूरा हो चुका है, पर अभी ठंडक नहीं है दिल को। मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है अभी, मतलब हाँ, और अभी चाहिए। अभी ये है कि बेस्ट से बेस्ट कोच बनना है, और जहां से मैंने ड्रॉप किया था यानी बॉडी बिल्डिंग, वो फिर से एक बारी स्टार्ट करनी है और स्टेज शो खेलना है, उसके बाद में फिर एंड करना है अच्छे लेवल पे जाके एंड मैंने bodybuilding। सुना है आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको आपने सोचा है कि एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाना है, जिनका इंटरेस्ट है बॉडी बिल्डिंग में, तो उनके बारे में आपने क्या सोचा है? और कुछ देर बाद हम उनके स्टूडेंट से भी मिलेंगे, उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि रोहित भाई आपकी क्या प्लानिंग है? मेरा प्लानिंग यही है कि मैंने शुरू से ही फेस वैल्यू पे काम किया है, ओके। पैसे को अहमियत नहीं दी है, तो अभी भी बच्चों के साथ में यही लगा रहता हूँ कि भाई मुझे तुमसे कोई लालच नहीं है, बस तुम मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, पीछे खड़ा हूँ। कई बार तबीयत भी खराब होती है, पर मुझे आना पड़ता है क्योंकि बच्चों की ट्रेनिंग चल रही होती है एग्जैक्टली। उनको। और कोई भी एक चीज मैं अपने वीडियो की तरफ से बता दूं कि मैं एक्स्ट्रा कोई भी पीटी चार्ज नहीं लेता अपने जिम की किसी भी बच्चे से, और पर उन्हें ट्रेंड भी ऐसी करता हूँ जैसे एज ए पर्सन ट्रेनिंग किसी को दी जाती है ना, उस तरह से ही मैं ट्रेन करता हूँ हर एक बच्चे को। तो मैं चाहूंगा कि ऐसा मेरा रूटीन हमेशा बना रहे, मैं बच्चों के लिए हमेशा ईमानदार रहूं, कभी भी मन में लालच ना आए, अभी है ना आए कभी इन फ्यूचर में। वो इंसान के बिहेवियर में दिख जाता है, और आपके बिहेवियर सब पता चल रहा है कि आपका मन कितना साफ है। तो चलिए अब इनके कुछ स्टूडेंट से मिलते हैं जो इनके साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, जब से जिम ओपन हुआ है। ओके वेल, अब मेरे साथ यहाँ पे हैं चौटाला फिटनेस जिम के कुछ स्टूडेंट्स जो रोहित भाई के स्टूडेंट्स हैं। अब उनसे हम लोग जानते हैं रोहित भाई के बारे में कुछ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? आकाश। तो आकाश भाई, मुझे ये बताइए कि रोहित भाई के आपको व्यवहार कैसा लगता है? मेरे को भाई का मतलब भाई का बहुत डाउन टू अर्थ बंदे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पिंग है और बहुत सपोर्टिंग है। ओके ओके, क्या नाम है भाई आपका? आकाश। ओके आकाश भाई, मुझे आप ये बताएं, रोहित भाई के साथ जब आप कनेक्ट हुए उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? मेरा वेट पहले बहुत हैवी था और मुझे मैं फिर आके रोहित भाई से मिला। रोहित भाई से मिलने के बाद मुझे 15 दिन जिम ज्वाइन करे हुए हैं। तो रोहित भाई से मिलने के बाद मेरा जैसे उन्होंने स्ट्रिक्टली मुझे वर्कआउट कराया है, तो उसके बाद मेरा 5 किलो वेट गया है। मतलब 15 दिन के अंदर 5 किलो वेट आपका? जी जी जी, 15 दिन में। इम्प्रेसिव। जी जी जी। ओके ओके ओके। ओके माना भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, रोहित भाई की कोई दो खासियत। अरे रोहित भाई की दो खासियत, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आज जब मैं लोगों से पर्सनली रोहित भाई के बारे में पूछता हूँ, तो मैंने तो रोहित भाई के साथ खैर 5 साल गुजारे हैं, लेकिन उनसे ऊपर जितने भी लोग हैं तो उन्होंने यही बताया कि रोहित भाई के जो नेचर है बॉडी बिल्डिंग को लेके, और किसी बच्चे के पास अगर पैसा नहीं है उसको किस लेवल से और किस लेवल तक ले जाना है, वो सब जो है मेरे को एक अच्छा लगता है। क्योंकि आजकल के देख रहे हो आप, जितने बॉडी बिल्डर ट्रेनर हैं सारे पैसे के बेस पे बच्चे को ट्रीट करते हैं, है ना, कि अगर बच्चा जैसा पैसा खर्च करेगा उस पे उससे बात तक नहीं करते हैं, खाली फीस देते हैं और बच्चे आते हैं वर्कआउट करके चले आते हैं। तो ऐसा नहीं है, भेदभाव नहीं है, रोहित भाई सब बच्चों को एक तरीके से ही लेते हैं। हाँ, और दूसरा ये कि मैं पर्सनली जो मेरे साथ है कि मैं रेसलिंग करता हूँ जैसे कि, तो मेरे को वो रेसलिंग वाला वर्कआउट भी कराते हैं और जिम में ही वो फैसिलिटी देते हैं मेरे को। और मेरे को जो जैसे साइज मेरे को चाहिए होता है और जैसे फाइट मेरे आसपास आती है, तो उसी जो मैं उनको बताता हूँ कि भाई मेरी फाइट आने वाली है, और ऐसे ही मेरे पर्सनली मेरे को वर्कआउट कराते हैं, मुझे टाइम देते हैं, तो बहुत बढ़िया रोहित भाई। ओके, थैंक यू सो मच मानो भाई। ओके, क्या नाम है भाई आपका? नोनू भाई। ओके नोनू भाई, आप ये बताएं, रोहित भाई से आपको कनेक्ट हुए कितना टाइम हो गया? भाई अराउंड 6 मंथ। 6 मंथ हो गए। तो आपके क्या व्यूज हैं रोहित भाई को लेकर? इंस्पिरेशन है भाई ये मेरी। अच्छा, इंस्पिरेशन है। आपको क्या सीखने को मिलता है रोहित भाई से? भाई जो बंदा इतना स्ट्रगल करने के बाद हर बात पे ही चाहता है कि उसके बच्चे ग्राउंड से अब तक जाए, वो बंदा इंस्पिरेशन क्यों ना हो। ओके, थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ हैं, क्या नाम है भाई आपका? शुभम नाम है। ओके शुभम भाई, अब मुझे आप ये बताएं, एज एन ट्रेनर रोहित भाई कैसे हैं? स्टिक है या फिर नॉर्मल बिल्कुल हम्बल है? भैया बहुत स्ट्रिक्ट है। जब हमें वर्कआउट कराते हैं तो उस टाइम तो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कठिन हो जाते हैं। अगर हमें हंसी मजाक करनी हो तो हमें नहीं करने देते वो हंसी मजाक, नॉर्मल बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं ना। हमें कोई डंडी मारते हैं फेंक, उनकी आवाज में इतना दम होता है कि बंदा सामने वाला देख के कहेगा भाई अब तो वर्कआउट करना ही पड़ेगा। जब वहाँ भैया सामने से बैठ के आवाज मारते हैं कि भाई वर्कआउट कर लो, तो फिर तो लगता है भाई भैया गुस्से में, अब तो वर्कआउट करना ही पड़ेगा। मतलब वैसे भाईचारा है बिल्कुल, जब भी वह हो तब बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, हाँ बिल्कुल, कोई मस्ती नहीं। नहीं नहीं, जब वर्कआउट के टाइम कोई मस्ती नहीं, बिल्कुल
हार्ड एकदम कठिन रहते हैं बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, अब हम रोहित भाई से ही जाना चाहेंगे। तो रोहित भाई, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आपके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, तो आपका क्या गोल है, उनके बारे में आपने क्या सोचा हुआ है? मैंने ये सोचा हुआ है कि जो बच्चा मेरे से जुड़ा हुआ है या जुड़ा रहेगा, मैं उसके साथ हर तरह से खड़ा हूँ, तैयार हूँ। उसको जो भी उसका गोल है उसको अचीव कराने में मैं जब तक सांस नहीं लूंगा, जब तक उनका गोल अचीव नहीं करा दूंगा। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी, जो बच्चा मेरे पास सपने लेके आ रहे हैं या कोई टारगेट लेके आ रहे हैं, मैं उनको जरूर पूरा कराऊं। और बजरंगबली जी का हाथ बहुत अच्छा है मेरे ऊपर, तो उनका पूरा सपोर्ट है, आशीर्वाद है। तो मुझे भी उम्मीद है कि भाई जो बच्चा मेरे पास आएगा उसको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे रोहित भाई की जर्नी, और मैं भी चाहूंगा आप भी चौटाला फिटनेस से जुड़ें। जितने भी लोग ये पॉडकास्ट ये देखेंगे, आप सभी आए और रोहित भाई से एक बार जरूर कनेक्ट हुए। थैंक यू सो मच।